आपकी टीम से मैं मिल रहा था, वो बड़े कॉन्फिडेंट थे, कहते यार 130 सीट। मैं भी कई लोगों से बात करता आपके यहाँ पे, अच्छा। कि 130 140 तो हम मान के चल रहे हैं अरे कि बाप हमारा रे। पक्का हो गया। कुछ आपके भी तो मन में चल रहा होगा ना? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, सबका भविष्य आप अगर 130-40 सीट आई तो मैं उसको अपनी बहुत बड़ी हार मानूंगा, बहुत बड़ी बिहार में हार मानूंगा। पहले चुनाव में, पहले चुनाव में वो मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी हार मानूंगा कि 3 साल मेरे जीवन का सब कुछ, मेरा अनुभव, मेरा प्रयास, मेरे संसाधन, मेरा सब कुछ, मेरा जीवन मैंने दांव पर लगाया है। उसके बाद अगर 130 सीट अगर आए तो मैं उसको जनसुराज की हार मानूंगा, अपनी व्यक्तिगत हार मानूंगा। आपको कैमरे पर कह रहा हूं, अर्श पर या फर्श पर, बीच में नहीं मरेंगे। प्रशांत किशोर के अंदर जो ये एक फायर है अंदर वाली, बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन कई बार ये लगता है ना कि ये प्रैक्टिकल क्या है। लोग तो कहते हैं मैं बहुत प्रैक्टिकल हूं। अभी मैं गांव गांव में जाकर कहता हूं कि मैं वो उनमें से नहीं हूं जो बस लड़ने के लिए लड़ता है। हम लड़ने यहाँ आए हैं तो ये सोच समझ कर आए हैं कि कितनी कठिन लड़ाई है, इसको जीतने के लिए कैसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कितना पसीना बहाना पड़ेगा, कितना संसाधन जुटाना पड़ेगा, ये सोच समझ कर आए हैं। आपको लगता है लोग भूल जाएंगे कि मैं फलानी जात का हूं या ये है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं या भूलेंगे। फलाने धर्म का है, बिल्कुल नहीं या जब भूलेंगे। आखिर में मोदी जी आएंगे और तेजस्वी आएंगे और कहेंगे ये कब्रिस्तान है, बिल्कुल नहीं भूल, सारी बातें जब होंगी बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो फिर कैसे जनता? लेकिन इन सब के ऊपर उनको अपने बच्चों का चेहरा याद रहेगा, क्योंकि बिहार के बच्चे आज नग्न दशा में घूम रहे हैं। बिहार के बच्चे सबसे कठिन स्थितियों में 10 घंटे 12 घंटे मजदूरी कर रहे हैं। बिहार के बच्चे देश में सबसे ज़्यादा अनपढ़ हैं। बिहार के बच्चे सबसे ज़्यादा गरीब, बेरोजगार और भुखमरी के शिकार हैं। तो लोगों को इसीलिए पहले दिन से प्रशांत किशोर का चेहरा नहीं याद दिलाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि एक एक आदमी अपने बच्चों के लिए वोट देना, और जिन नेताओं ने तुम्हारे बच्चों को गरीब, अनपढ़ और मजदूर बनाया है उसको वोट नहीं देना। बाकी जिसको वोट देना है दे दो। मैं आपकी जब बात सुन रहा हूं, क्योंकि यूपी बिहार के लोगों से मेरा बड़ा राब्ता रहा है जी, और बड़े भावुक लोग होते हैं, मतलब ऐसे लोग होते हैं कि अगर आपने दिल जीत लिया तो आपके लिए जान देने को तैयार है जी। अपने बच्चों से बड़ा लगाव रखते हैं, क्योंकि पलायन बहुत ज्यादा है। मुझे लग रहा है बड़ी स्मार्ट स्ट्रेटजी है कि आपने ये कहा कि सुनो, अपने बच्चे की आंख में देखना जी। आप डायरेक्ट कट कर रहे हो अपने बच्चे को डाल डाल के कि इधर देखो। कह रहा हूं, नहीं मैं बार बार उसको, पार्ट ऑफ गुड स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी नहीं है ये, इस समाज को जगाने का एकमात्र तरीका है। जब आप 5 साल लिटरली नरक की जिंदगी जी रहे हैं, 5 साल रो रहे हैं, यहाँ पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, खाने को नहीं है, घर नहीं है, नाली नहीं, गली नहीं, और 5 बरस के बाद कोई आता है, जात का धर्म का नशा खिलाता है और उसको वोट दे देते हो। उस समय वो नशा उसको न चढ़े, उसको रोकने का एक ही उपाय है, बच्चों की कसम, कि अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर, और ये मैं पूरे सभा में हर गांव में कराता हूं, अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर बोलो। और लोग बोलते हैं, लोग बोल रहे हैं, हर गांव में बोल रहे हैं। भावुक करने वाली चीज है कि अपने बच्चों के लिए वोट दो, और मैं कहता हूं जिसको देना है दो। ये कभी नहीं कहा कि जनसुराज को दो, कभी नहीं कहा प्रशांत किशोर को दो, आगे भी नहीं कहूंगा। यही कह रहा हूं कि एक ही संकल्प लो, इस बार नेताओं के बच्चों को नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट दो। सारा बात क्या आप अपने ऊपर कहते, गुड़ खा गुलगुले से परहेज कर लिए। तो ये स्ट्रेटजी नहीं तो है, पूरा नेता बन गया। इस समाज को जगाने का शायद एकमात्र तरीका है। अच्छी बात है, क्योंकि आप देखिए हम लोग यहाँ सबसे बड़ा व्रत क्या है? छठ। छठ का व्रत लोग क्यों करते हैं? अपने बच्चों के लिए करते हैं। इस गरीब बदहाल बिहार में साल भर मजदूरी करने वाला आदमी एक बार जीवन में अगर उसको छुट्टी लेना है तो छठ में लेता है। क्यों? दिवाली नहीं आते, दिवाली में नहीं आएगा मैंने, हाँ। छठ, वो होली में नहीं आएगा, छठ में आएगा। हाँ। क्योंकि लोगों की ऐसी मान्यता है कि छठ से उनके बच्चों का कल्याण होगा। ठीक बात। इसलिए जनसुराज सिर्फ और सिर्फ बच्चों की बात कर रहा है। मैं अब इसी को क्वेश्चन पलटता हूं, इमोशनल बात पे इमोशनल सवाल पूछता हूं। आपने, प्रशांत किशोर जी कहते हैं अपने बच्चों के सर पे हाथ रख कसम खाओ। कसम नहीं खाओ, मतलब उनको देखो, अपने बच्चों के चेहरा को देखो और उसके आधार पर। चलिए अभी आपने एक बार कभी नहीं, कसम खा के मैं दूसरी चीज पूछता हूं। चल, हम सवाल अलग है। प्रशांत किशोर जी कहते हैं जिन्होंने बिहार को बदहाल किया उनको वोट ना दो, नेताओं को बच्चों की आंखों में देखो। प्रशांत किशोर जी अगर सिंगल मेजॉरिटी नहीं बना पाए तो क्या वो भी अपने बच्चों को कसम खाते कि मैं भी इन दोनों से नहीं जुड़ूंगा? मेरे बच्चे तो नहीं, मेरा एक बच्चा है। हाँ। मेरा एक ही बेटा है, और मैं आपको बता रहा हूं कि सवाल ही नहीं पैदा होता है। जनसुराज 200 ना बच्चों का आप कह रहे थे, मैं कह रहा हूं। हाँ। आ रहा हूं उस पर, पूरी बात सुन लीजिए।
जन स्वराज 243 सीट लड़ेगा, 242 नहीं। तो कोई अलायंस किसी भी तरह का सवाल ही नहीं पैदा होता है। प्री दूसरा, मेरा अपना आकलन है कि जन स्वराज या तो अर्श पर या फर्श पर, लेकिन अगर आपकी बात मान ही ले कि भैया कोई ऐसी स्थिति बन जाए या आपकी पूर्ण बहुमत न बने, तो जन स्वराज और प्रशांत किशोर 5 साल फिर पैदल चलेंगे, फिर लोगों को समझाएंगे, तभी वापस आएंगे। ये तो बात कर दी ना आपने। अब जनता का एक और सवाल, आपकी सरकार बन गई, अब आपने कहा कि बिहार का बच्चा पलायन कर रहा है। आज बिहार की जो मैं बड़ी समस्या देखता हूं, लड़का पलायन करना पड़ता है, छोटे छोटे पैसों के लिए दिल्ली में काम कर रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं बड़ी बदहाल है, स्कूल कॉलेजेस उस हिसाब से नहीं है, सब कुछ बदहाल है। हाँ, मतलब एक होता है कि प्रदेश में बदहाली है, बिहार में बदहाली में प्रदेश चल रहा है जी। अब ये कैसे बदल जाएगा? आपकी सरकार मान लीजिए बन भी गई, जैसे फिर मैं केजरीवाल जी को लाऊंगा। बिल्कुल, बिल्कुल केजरीवाल जी जब आए बिल्कुल तब ठीक कहे बात। कि झोला था, अब कह रहे हैं जी हम क्या करें जी, सारी समस्या तो उधर थी। छोड़िए, तो अब आप छोड़िए, कैसे- आप हमसे ही पूछिए। हाँ, आप कैसे बदल दोगे? कैसे बदल देंगे? तो पहली बात की जो भी बदलने का रास्ता है, जो भी वादे हैं, जो भी आगे का प्रोग्राम है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका पूरा ब्लूप्रिंट जारी करेंगे। ये नहीं बताएंगे सिर्फ कि कहेंगे कि नौकरी दे देंगे, ये बताएंगे कि नौकरी कैसे देंगे, पलायन कैसे रोकेंगे। तो जो सबसे बड़ी समस्या है पलायन, मैं उसका एक आंसर देता हूँ, क्योंकि अगर 200 बात पे बोलेंगे 2 घंटा लगेगा। हाँ, सही बात है। लोगों को लगता है पलायन कैसे रोक दीजिएगा बिहार में। सही बात है। मैं आपको बता रहा हूं कैसे रोक देंगे। कैसे? बिहार में श्रम का पलायन क्यों है, पहले इसको समझिए। बिहार में श्रमिकों का, मजदूरों का पलायन इसलिए है क्योंकि यहां से पूंजी और बुद्धि का पलायन है। बिहार से आपको, आप पत्रकार हैं, आरबीआई का आंकड़ा निकालिए, पिछले 30-32 सालों में 1990 के बाद बिहार के बैंकों ने 26 लाख करोड़ रुपया यहां से पूंजी दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया। आरबीआई एक आंकड़ा जारी करता है सीडी रेशियो। देश भर में सीडी रेशियो 70-75% होता है, मतलब जितना पैसा आप बैंक में रखते हैं 70-75% पैसा बैंक लोन के तौर पर आपको देता है, समाज को देता है, ताकि आप घर बना सकें, गाड़ी खरीद सकें, रोजी रोजगार कर सकें। बिहार में सीडी रेशियो है एवरेज 40%। लालू जी के जमाने में 18% था, अभी नीतीश की सरकार में 40% है। इसका परिणाम क्या हो रहा है? पिछले वित्तीय वर्ष में बैंकों ने यहां से 2,60,000 करोड़ रुपया दूसरे राज्यों में ट्रांसफर किया है। ये पैसा जा कहां रहा है? ये पैसा जा रहा है गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। वहां पर सीडी रेशियो कितना है? 90, 95, 100, 105। अब इसका असर क्या होता है? मान लीजिए कि अगर आपको लोन न मिले तो आप गाड़ी खरीद पाएंगे? अगर आपको लोन न मिले तो क्या आप अपना बिजनेस कर पाएंगे? अगर बिहार के लोगों को नोएडा में घर खरीदना है, उसको लोन नोएडा में मिल जाएगा, लेकिन बिहार के आदमी को पटना में घर बनाना है, बैंक वाला लोन नहीं देगा। तो जो पूंजी की उपलब्धता है वो सबसे जरूरी है। तो जो हम लोग बना रहे हैं कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे को इतनी अच्छी शिक्षा दो कि वो व्यवस्था और राज्य पर बोझ ना बने। 15 साल से 45-50 साल के लोगों को, जिनको फिर से पढ़ाया नहीं जा सकता है, उनको आप पूंजी उपलब्ध कराओ ताकि वो रोजी रोजगार कर सके। जैसे इसके लिए सर फंड आना होगा। नहीं, फंड तो आपको बता रहे हैं, कॉलेज के फंड बजट से नहीं आना है। अगर यहाँ के बैंक, हमको बाहर से पैसा नहीं चाहिए, जो आएगा वो बात का देखा है। बिहार की गरीब जनता ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 4,61,000 करोड़ रुपया बिहार के बैंकों में जमा किया, और अगर देश का औसत सीडी रेशियो आप देखेंगे तो बिहार में लोगों को 2,80,000 करोड़ रुपया लोन मिलना चाहिए था। लोन मिला 1,60,000 करोड़। तो हम लोग का तो 1,20,000 करोड़ रुपया ऐसे ही चला गया। बिहार का पूरा बजट है 2,40,000 करोड़। आप बजट की चर्चा कर रहे हैं, और 2,60,000 करोड़ रुपए जो हम लोग के बचत का पैसा है, जिससे यहाँ के लोग मोटरसाइकिल खरीदते, गाड़ी खरीदते, घर बनाते, बिजनेस करते, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। अब आप एक मिनट, हाँ, आप कहिएगा भाई बिहार में नहीं हो रहा है, तो इसकी तो कोई चर्चा हुई नहीं कभी। मेरे भाई, ये बैंकों की स्वायत्तता नहीं है कि वो जितना पैसा चाहें उतना ही लोन दें। एक वैधानिक उन पर ये उनकी जिम्मेवारी भी है कि उनको 70% पैसा लोन के तौर पर देना ही देना है। बजाबता मुख्यमंत्री के चेयरमैनशिप में एक कमेटी होती है जो कि हर महीने जिसको देखना है कि ये पैसा पूंजी लोगों को उपलब्ध हो। लेकिन बिहार में जैसे टीचर, दरोगा, डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर बात नहीं सुन रहा है सरकार की, वैसे बैंकर भी नहीं सुन रहे हैं। हाँ। एक मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप इसका एक उदाहरण देखिए। मान लीजिए कि आप एक युवा हैं जिसको बाल काटने आता है बिहार में, आपके पास 20,000 रुपया है। आप बैंक में गए कि अगर हमको 80,000 रुपया लोन मिल जाए तो मैं एक सैलून डाल दूंगा, 4-5 लोगों को रोजगार भी दूंगा, अपना परिवार भी चलाऊंगा। बैंक से लोन मिला नहीं। अब आप 20,000 का इस्तेमाल कैसे करेंगे?
5,000 रुपया किसी जॉब के दलाल को देंगे, ठेकेदार को देंगे, जो आपको बॉम्बे में किसी सैलून में नौकरी दिलाएगा। 5,000 रुपया का ट्रेन का टिकट, बस का खरीदेंगे, वहाँ जाकर खोली में रहने का, स्लम में रहने का एडवांस देंगे, वो 20,000 का मूलधन भी गया, बॉम्बे में खर्चा हो गया। और जो आदमी यहाँ पर सैलून चलाकर एक छोटा व्यवसायी इंटरप्रेनर हो सकता था, 4 लोगों को रोजगार दे सकता था, अब वो बॉम्बे में जाकर मजदूरी कर रहा है, बाल वहाँ भी काट रहा है, बाल काटने उसको आता है, लेकिन वो बाल पूंजी के अभाव में मजदूर बन के काट रहा है। अगर उसको पूंजी होती तो बिहार में वो छोटा इंटरप्रेनर बन के होता है। आप नोएडा में देखिए, दिल्ली में देखिए, बॉम्बे में देखिए, जितने लोग काम कर रहे हैं, घर बनाने वाले, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, फॉल सीलिंग वाले, सब यूपी बिहार के लोग हैं। ठीक है। अब मेरे भाई, अगर बिहार में घर बनेगा तो वो लड़का दिल्ली में क्यों काम करेगा? मैं 100% और बिहार में घर कब बनेगा? पुराने जमाने में, हम लोग के पिताजी के टाइम में, उनके जनरेशन में घर कैसे बनता था? आपने 2 साल पैसा कमाया, कुछ पैसा बचाया, 4 कमरे बनवाए, फिर लिंटर करवाया, फिर पैसा आया तो 2 कमरे और बनवाए। अब क्या है, आप जाते हैं बैंक में, आपको 50 लाख रुपया लोन मिलता है, आप घर पूरा बनाते हैं। दैट अगर उतने घर बन रहे हैं तो उतना ज्यादा सीमेंट कंज्यूम हो रहा है, उतने ज्यादा रोजगार के अवसर आ रहे हैं। तो जो हमारे साथ दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट, जिनको मैंने साथ में जोड़ा है, जो हम लोगों ने मॉडल बनाया है कि अगर बिहार में पूंजी की उपलब्धता को ठीक कर दिया जाए तो बहुत बड़े पैमाने पर डिस्ट्रेस माइग्रेशन को रिवर्स किया जा सकता है। ट्रू।